गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में साइनोबैक्टीरिया चल रहा है और उसमें ऑसिलेटोरिया हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके हैं और उसको हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि उसमें वृद्धि किस तरह होती है और गतियाँ क्या क्या हैं। देखिए, ग्रोथ जो है ऑसिलेटोरिया में तो तंतु की प्रत्येक कोशिका विभाजित हो सकती है। पहली बात तो ये हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेटोरिया, ठीक है, क्लियर। अब इसमें ग्रोथ कैसी होती है, तो ग्रोथ को हम इस तरह से बता सकते हैं, जैसे ये एक ऑसिलेटोरिया का तंतु है, तो इस ऑसिलेटोरिया के तंतु में विभाजन प्रक्रिया होती है, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं और प्रत्येक कोशिका विभाजित हो सकती है, यानी कि इस तरह से ये विभाजन कर सकती हैं, तो ग्रोथ हो जाएगी इसकी। तो बहुत ही आसान है, अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा जो विस्तृत प्रकार से डिफ्यूज प्रकार की इसमें क्या पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है, यानी कि कोशिका ऊपर ही ऊपर बनती रहती है। तो इस प्रकार से तो इसमें ग्रोथ होती है। आगे देखते हैं मूवमेंट। मूवमेंट यानी गति कैसे होती है। देखिए, गति से मतलब है कि जो ऑसिलेटोरिया के तंतु हैं उनमें हम सब जानते हैं कि कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो फिर वो गति करते कैसे हैं। तो इनमें तीन प्रकार से गति पाई जाती है। पहली कौन सी है, ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, विसर्पी गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्पी गति, ठीक है, विसर्पी गति कहते हैं। ये कैसे होती है, देखिए, इस प्रकार की गति में ऑसिलेटोरिया का तंतु आगे और पीछे गति करता है, ठीक है, लंबे अक्ष की दिशा में गति होती है। तो जैसे ये ऑसिलेटोरिया का तंतु है, तो इस ऑसिलेटोरिया के तंतु में ये कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब ये गति करेगा तो देखिए इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर क्या होती है, गति होती है। तो मतलब इस प्रकार से गति होगी इसमें। ये जो गति है वो अक्ष की, लंब अक्ष की दिशा में होती है, यानी आगे की ओर ही बढ़ता है। जैसे केंचुआ गति करता है उस हिसाब से ये आगे गति करता है। तो आगे व पीछे गति करने को हम क्या कहते हैं, विसर्पी या ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। इसमें दोनों तरह से गति होगी, यानी आगे और पीछे भी होगी। तो दोनों ही जो साइन है इसके हम दिखाते हैं। इस प्रकार की गति को ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। अब दोलन गति में ऑसिलेटिंग या ऑसिलेटरी मूवमेंट क्या होता है, दूसरी जो गति है उसमें ये है ऑसिलेटोरी मूवमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं दोलन गति, ठीक है। ये कैसे होती है, दोलन गति में ये जैसे ऑसिलेटोरिया का तंतु है और इस तंतु में ये दोलन गति कैसे करेगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था एक बार पहले भी, जब मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से साइनोबैक्टीरिया गति करते हैं। तो इसमें जब दोलन गति होगी तो इस प्रकार से होगी। एक बार तो ये इधर जाएगा इस दिशा में और दूसरी बार ये इधर जाएगा इस दिशा में, ठीक है। तो ये जो गति है इसके अंदर इस प्रकार से होती है, ये है ऑसिलेटोरी मूवमेंट, क्लियर। यानी घड़ी के कांटे की तरह, घड़ी में जो दोलन होता है वो इस तरह से गति करता है ना, उस तरह से ये गति करता है, ठीक है। और तीसरी जो गति है वो है रिवॉल्विंग मूवमेंट। नंबर 3 क्या है, रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग मूवमेंट। इसे क्या कहते हैं, इसे घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ये घूर्णन गति कैसे होती है, देखिए, घूर्णन गति में जो है जिसका तंतु का जो शीर्ष भाग है, तंतु का शीर्ष भाग घूर्णन गति करता है, ठीक है। कैसे करता है वो देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये गति करेगा। ये ऑसिलेटोरिया का तंतु है, इस ऑसिलेटोरिया के तंतु में घूर्णन गति कैसे होगी। तो देखिए इस प्रकार से इसके अंदर घूर्णन गति होती है।
ठीक है, इस प्रकार से इसमें घूर्णन गति होती है। यानी अब देखिए जो उंगली है उसमें आप जानते हैं 3 पोर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नीचे वाली इस हथेली को भी ओसिलेटोरिया का तंतु मान लूँ तो ऊपर का जो ओसिलेटोरिया की 3 कोशिकाएं हैं वो इस तरह से गति करेगी, ठीक है। जैसे घूर्णन गति इस प्रकार से होती है, ये घूर्णन गति है, ठीक है। इस प्रकार से जो मूवमेंट होगा वो रिवॉल्विंग मूवमेंट होगा। तो ओसिलेटोरिया में 3 प्रकार से गति पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली गति को हम कहते हैं विसर्पी या ग्लाइडिंग मूवमेंट, जो कि अक्ष की दिशा में होती है, लंबे अक्ष की दिशा में होती है, जिसमें ट्राइकोम या तंतु आगे और पीछे गति करता है, ठीक है। और इसमें जो है इस प्रकार से गति होती है, ठीक है। तो ये चारों तरफ घूम जाता है। देखिए ये तो ग्लाइडिंग मूवमेंट हो गया। ओसिलेटोरी में घड़ी का जो दोलन है इस तरह से गति होगी, और तीसरा जो रिवॉल्विंग मूवमेंट है इसमें इस तरह से गति होती है। तो इस प्रकार से इनमें गति पाई जाती है ओसिलेटोरिया में। आगे चलते हैं, जनन। ओसिलेटोरिया जनन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन। देखिए ओसिलेटोरिया में ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। कौन सा होता है, केवल कायिक जनन होता है ओसिलेटोरिया में। अलैंगिक जनन नहीं होता और ना ही लैंगिक जनन होता है, ठीक है। कायिक जनन किसके द्वारा होता है, बाई हार्मोगोन, हार्मोगोन्स द्वारा होता है, ठीक है। हार्मोगोन क्या होते हैं, देखिए ओसिलेटोरिया का तंतु जो है वो जहाँ जहाँ पर कोशिकाएं मृत हो जाती हैं वहाँ से ये टूट जाता है, ठीक है। और टूटने के बाद श्लेष्मिक कोशिका एक पृथककारी बिंब के रूप में काम करती है, यानी 2 मृत कोशिकाओं के बीच का जो भाग है वो हार्मोगोन बन जाता है। जैसे मान लो ये ओसिलेटोरिया का तंतु है, ठीक है। इसमें ये वाली जो दोनों कोशिकाएं हैं ये मृत सेल हैं। कौन सी है, मृत सेल। इनको हम नेक्रीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक्रीडियम। तो इन दोनों कोशिकाओं का जो बीच वाला यानी ये वाला जो भाग है, यहाँ से ये तंतु क्या है, छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाता है। इस तरह के छोटे छोटे खंड बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे खंड बन जाएंगे। ये जो खंड हैं इनको हम क्या कहते हैं, हार्मोगोन कहते हैं, ठीक है। ये हार्मोगोन होते हैं। और ये हार्मोगोन जो है इसमें या तो एक कोशिका या एक कोशिका से या एक ही हार्मोगोन हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सभी कोशिकाओं में बार बार विभाजनों से नया तंतु बन जाता है। ये हार्मोगोन जब आगे बाहर आएंगे, जैसे ये हार्मोगोन है तो इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होंगे और फिर ये आगे की ओर बढ़कर नया तंतु बना लेते हैं। तो केवल हार्मोगोन द्वारा इसमें कायिक जनन होता है, और कभी कभी फ्रेगमेंटेशन, विखंडन द्वारा भी जनन होता है, ठीक है। दूसरा जो है बाई फ्रेगमेंटेशन, यानी विखंडन द्वारा भी जनन होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कोई छोटे जंतु हैं वो क्या करते हैं, इनको काट लेते हैं, ठीक है। इन तंतुओं को काट देते हैं, या फिर तेज जल प्रवाह जो कि रनिंग वाटर है वो तेज वेग से जब इनके संपर्क में आता है तो इसके तंतु खंडित हो जाते हैं। तो खंडित हुए जो भाग हैं वो आगे नया तंतु बनाने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार से हम देख लें ये ओसिलेटोरिया कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं नोस्टॉक में। अगला है नोस्टॉक। साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा मेंबर है नोस्टॉक, ठीक है। सबसे पहले इसकी सिस्टेमैटिक पोजीशन देखते हैं क्या है। सिस्टेमैटिक पोजीशन इसकी है, इसकी वर्ग कौन सी है, वर्ग तो है साइनोफाइसी और नोस्टोकैलीज, नोस्टोकेसी और नोस्टॉक। बहुत ही आसान है। जो इसका क्लास है वो क्या है, साइनोफाइसी, ठीक है।
और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है नोस्टोकैलीज। फैमिली क्या है? वो है नोस्टोकेसी। और जीनस क्या है? नोस्टोक है। ठीक है, ये इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है। ट्राइब इसका होता है हॉर्मोगोनी। देखिए, एक फिलामेंटस शैवाल है। सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या है? एक फिलामेंटस शैवाल है। तो इसकी हैबिट एंड हैबिटेट देख लेते हैं क्या क्या है। हैबिट एंड हैबिटेट यानी प्रकृति और आवास। यह क्या है? एक फिलामेंटस एल्गी है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है एक फिलामेंटस। और जल और स्थल दोनों प्रकार के आवासों में कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जल में भी व स्थल दोनों पर या दोनों में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता ये है। तीसरा, कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। कॉलोनी के रूप में पाया जाता है, यानी कि बहुत सारे नोस्टोक के तंतु मिलकर क्या बनाते हैं? कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, अब जो कॉलोनी में कई तंतु होते हैं वो कि श्लेष्मिक आधात्री में बंधे रहते हैं। कॉलोनी में सारे तंतु श्लेष्मिक आधात्री में बंधे रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला क्या है? श्लेष्मिक आधात्री सभी तंतुओं के बाहर तो होती ही होती है, इसके अलावा जो एकल तंतु है नोस्टोक का, उसके बाहर भी श्लेष्मिक आवरण पाया जाता है। ठीक है, एकल नोस्टोक फिलामेंट के बाहर भी एक श्लेष्मिक आवरण होता है। ठीक है, अभी हम सभी बातों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा और क्या है कि इसमें देखिए जो नोस्टोक कॉलोनी है वो मटर या अखरोट के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? मटर या अखरोट के आकार की होती है। नोस्टोक कॉलोनी मटर या अखरोट के आकार की होती है और माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोपिक होती है, यानी कि माइक्रोस्कोप में ही हम इसे देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप ये दिखाई नहीं देती है। ठीक है, निवेय का जो रंग है वो कैसा होता है? नीला हरा होता है। ठीक है, कॉलोनी का रंग कैसा होता है? नीला हरा होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। अब निवेय को लोकप्रिय रूप से हम क्या कहते हैं? इनको हम स्टार जेली, विचेस बटर और मार्सेस एग भी कहते हैं। जो कॉलोनी है उनको हम इस तरह से बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बार हम इनको रिपीट करेंगे और फिर मैं आपको कॉलोनी का डायग्राम बना के बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये फिलामेंटस एल्गी है। जितने भी फिलामेंट होते हैं नोस्टोक के, वो एक कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। कॉलोनी में सारे तंतु एक श्लेष्मिक आधात्री में घिरे रहते हैं और एकल नोस्टोक फिलामेंट के बाहर भी अपनी एक श्लेष्मिक आवरण होता है। नोस्टोक कॉलोनी मटर के आकार की होती है, माइक्रोस्कोपिक होती हैं और रंग कैसा होता है? नीला हरा होता है, क्योंकि नील हरित शैवाल हैं इसलिए नीला हरा रंग पाया जाता है। अब देख लेते हैं नोस्टोक कॉलोनी क्या है और इनको लोकप्रिय रूप से हम क्या कहते हैं? इनको लोकप्रिय रूप से स्टार जेली, विचेस बटर कॉलोनी को लोकप्रिय रूप से क्या कहते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको कहते हैं मार्सेस एग। ठीक है, दूसरा नाम है इनका विचेस बटर और तीसरा नाम क्या है इसका? स्टार जेली। ये इनके नाम हैं। ठीक है, सामान्य नाम या लोकप्रिय नाम इनको हम कह सकते हैं। अब देखिए कॉलोनी किस तरह की होती है।
तो कॉलोनी में इस तरह के तंतु पाए जाते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, ये कॉलोनी के तंतु हैं। इनके बाहर इस तरह से एक श्लेष्मिक आधात्री होती है जिसमें ये सभी तंतु क्या हैं, परिबद्ध रहते हैं। अपने चारों तरफ भी, एक तंतु के अपने चारों तरफ भी इस तरह से क्या पाई जाती हैं, श्लेष्मिक आवरण पाया जाता है। ये श्लेष्मिक आवरण एकल तंतु का पर्सनल जो श्लेष्मिक आवरण है वो है ये, ठीक है। इस तरह से इनके चारों ओर श्लेष्मिक आवरण होता है, क्योंकि वैसे तो कॉलोनी में जब ये एक साथ एक आधात्री में होते हैं तो लाजमी है कि इनके बाहर भी श्लेष्मिक आवरण आ ही जाएगा। इस प्रकार से तो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है वो है नॉस्टॉक कॉलोनी का, ठीक है। क्या ये नॉस्टॉक कॉलोनी है। तो देखिए जो नॉस्टॉक कॉलोनी है उसमें आप देख सकते हैं कि जो कोशिकाएं हैं, अब पहली बात तो ये कि ये तो इनका कॉमन शीथ होता है, ठीक है। ये इनका क्या होता है, कॉमन शीथ होता है, यानी कि इस जो श्लेष्मिक मैट्रिक्स है, म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स, कॉमन शीथ, ठीक है। क्या ये म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स होती है, ये क्लियर। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि इंडिविजुअल जो है इनके अंदर वो भी शीथ होती है। तो ये जो शीथ है इनके एक तंतु के बाहर वो इनकी क्या है, इंडिविजुअल शीथ है, ठीक है। इस तरह से ये इंडिविजुअल शीथ हो गई। इसके बाद देखिए और इसमें क्या विशेषताएं हैं, और इसके अंदर देखिए कोशिकाएं हैं। तो कोशिका में सेल वॉल, क्रोमेटोप्लाज्म, वेजिटेटिव कोशिका, हेटेरोसिस्ट, ये सारी होती हैं। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। सेंट्रोप्लाज्म और क्रोमेटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड होता है इसका। तो देखिए इनके अंदर इस प्रकार से ये है, ठीक है। तो अब इसकी एक कोशिका बना करके देखते हैं हम। इसकी एक कोशिका जो है वो कुछ इस तरह की होती है। और ये है इसकी एक कोशिका। तो इस कोशिका में देखिए इस प्रकार से इसका जो बाहरी मतलब जो एक झिल्ली होती है डीएनए के बाहर वो इसमें नहीं पाई जाती, तो फ्री न्यूक्लियोइड होता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर होती हैं इस प्रकार से
साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, इसका जो बाहर वाला भाग है यानी कि ये वाला जो है उसको हम कहते हैं क्रोमेटोप्लाज्म, ठीक है। और ये सेंट्रोप्लाज्म होता है, जो सेंटर में होता है वो सेंट्रोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें सेल वॉल होती है, ये इसकी सेल वॉल है, क्लियर। और क्या है, और इसमें साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल हैं, ये वाले जो हैं ये साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिका आपके सामने है बनी हुई। अब देखिए इसके अंदर देखते हैं हम, ये तो है सामान्य कोशिकाएं जो कि वेजिटेटिव कोशिकाएं कहलाती हैं। ये क्या है, वेजिटेटिव सेल्स। और ये वाली जो है ये है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट में पोलर नोड्यूल होते हैं। तो देखिए दोबारा से देखते हैं, नोस्टॉक की कॉलोनी आपके सामने बनी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसमें जो इसके तंतु हैं, बहुत सारे तंतु आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो ये तंतु सारे एक कॉमन श्लेष्मिक आधात्री से घिरे हुए रहते हैं, जिसे म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर ये इस तरह से, इसके बाद प्रत्येक तंतु के बाहर भी अपना एक इंडिविजुअल शीथ होता है, वो भी म्यूसिलेजिनस होता है। प्रत्येक तंतु में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सामान्य कोशिकाएं छोटी होती हैं, मटर के जो दाना है उस आकार की होती हैं, छोटी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। मतलब आकृति की होती हैं, आकार की नहीं कह सकते, आकृति की होती हैं, ठीक है। मटर के जो दाना है उसकी आकृति की होती हैं कायिक कोशिकाएं। जबकि हेटेरोसिस्ट कोशिका थोड़ी लंबी मोटी होती है, क्योंकि इसमें भित्ति मोटी होती है। ये हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं हैं। हेटेरोसिस्ट कोशिका तंतु के बीच बीच में होती हैं, ठीक है। इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट पाई जाती हैं। अधिकतर जो नोस्टॉक जातियां हैं उनके अंदर इंटरकैलरी यानी कोशिका मध्यस्थ हेटेरोसिस्ट होती हैं। जैसा कि आपके सामने आप देख रहे हैं, जैसे ये तंतु है तो इसमें यहाँ पर है बीच में, ये वाला जो है इसमें यहाँ बीच में है, और ये वाला है तो ये भी बीच में है, और इसमें भी बीच में है। तो इस तरह से जो हेटेरोसिस्ट कोशिका है वो तंतु के बीच बीच में पाई जाती है। एक कोशिका हमने इधर बना करके देखी है। इस कोशिका में बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है, उससे बाहर श्लेष्मिक आवरण होता है। और सामान्य कोशिका का डायग्राम है। इसमें जो इसका साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में डिवाइड होता है। जो भित्ति के पास वाला जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्रोमेटोप्लाज्म कहते हैं, और जो अंदर है सेंटर वाला जो है उसको सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। सेंट्रोप्लाज्म में साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स होती हैं, जो कि प्रोटीन कणिकाएं होती हैं, जो कि इसका भोजन होता है, अब संचित भोज्य पदार्थ है वो होता है, ठीक है। अब देखिए आगे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें। अब जातियों की कुछ बात कर लेते हैं। नोस्टॉक की कुछ जातियां जो हैं वो अलग अलग परिवेश में पाई जाती हैं, जैसे कुछ गीली और नम मृदा पर भी पाई जाती हैं, कुछ रबर जैसी चादर भी बना लेती हैं चमड़े पर, कुछ जलीय जातियां भी होती हैं, या वो जल की सतह पर तैरती हुई मिल जाएंगी या फिर अधर स्तर पर चिपकी हुई मिल जाती हैं। कुछ जातियां तेज़ जल धाराओं में भी पाई जाती हैं, और नोस्टॉक की कुछ जातियां लाइकेन के साथ सहजीवी भी होती हैं। इसी तरह से कुछ अन्य पादपों के साथ भी ये सहजीवी होती हैं, ठीक है। और नोस्टॉक की जातियों में हेटेरोसिस्ट की भी विशेषता है। तो हम जान लेते हैं इनकी जातियों के बारे में, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है। स्पीसीज, तो देखिए स्पीसीज में सबसे पहला नाम है नोस्टॉक कैम्यूनी। नोस्टॉक कैम्यूनी। नोस्टॉक कैम्यूनी कहाँ पाई जाती है? ये एक तरह की शीट बनाता है, तो गीली और नम मृदा पर पाई जाती है। क्या? नोस्टॉक कैम्यूनी कहाँ पाई जाती है? गीली और नम मृदा पर, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? गीली व नम मृदा पर। पहली तो ये हो गई। दूसरी क्या है?
दूसरी है देखिए नोस्टॉक कैम्यूनी के बाद नोस्टॉक की कुछ जातियां लाइकेन के साथ सहजीवी भी होती हैं। तो नोस्टॉक कैम्यूनी ही लाइकेन के साथ सहजीवी हो सकती हैं क्योंकि गीली और नम सतह पर ये पाई जाती हैं। और कवक कहाँ पनपते हैं? ज़्यादातर गीली और नम सतह पर ही पनपते हैं। ठीक है, तो लाइकेन के साथ या लाइकेन में कवक के साथ सहजीवी होती है नोस्टॉक कैम्यूनी। ठीक है, इसके अलावा देखिए और किसके साथ सहजीवी होती हैं? तो नोस्टॉक की कुछ जातियां एंथोसिरोस के थैलस में भी पाई जाती हैं। कवकों के साथ तो होती हैं लेकिन नोस्टॉक की कुछ जातियां एंथोसिरोस में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो एंथोसिरोस जो है उसमें भी पाई जाती हैं नोस्टॉक। ये क्या है? ये एक ब्रायोफाइट है। इसके जो इसका स्पोरोगोनियम होता है उसके अंदर नोस्टॉक होता है। इसके अलावा नोस्टॉक पैंक्टिफोर्मा ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है गुनेरा मैनिकेटा में। गुनेरा मैनिकेटा एक एंजियोस्पर्म है। ठीक है, गुनेरा मैनिकेटा ये क्या है? ये एक एंजियोस्पर्म है। ठीक है, और इसमें कहाँ पाई जाती है? ये अंडरग्राउंड, इन अंडरग्राउंड स्टेम में होती है। अंडरग्राउंड स्टेम की कोशिकाओं में ये पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा नोस्टॉक पैंक्टिफोर्मा यही वाला जो है ये एक जगह और पाया जाता है और वो है साइकस में। ठीक है, इन कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। साइकस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो इसके साथ भी ये सहजीवी होती है नोस्टॉक पैंक्टिफोर्मा। इसी तरह से धान के खेतों में भी नोस्टॉक पाया जाता है। कुछ और जातियां भी हैं इसकी, जैसे नोस्टॉक पिसिनेल, नोस्टॉक लिंकिया, नोस्टॉक पिसिनेल। ठीक है, ये भी जातियां हैं इसकी। और जातियां इसकी क्या है? जैसे एंडोफाइटम है, मस्कोरम है, नोस्टॉक एंडोफाइटम, नोस्टॉक मस्कोरम। तो ये आपको याद रखना है। सहजीवी जातियों के बारे में पूछ ले तो नोस्टॉक पैंक्टिफोर्मा पाई जाती है अंडरग्राउंड स्टेम में और कोरेलॉइड रूट में। ठीक है, इसी तरह से नोस्टॉक कैम्यूनी पाई जाती है एंथोसिरोस में, लाइकेन के साथ सहजीवी होती है। ठीक है, इस तरह से ये इसकी कुछ जातियां हैं जो आपको याद रखनी हैं। इन जातियों के नाम आपको याद रखने हैं। तो तीन या चार नाम तो आपको याद होनी चाहिए जातियों के, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं नोस्टॉक की जातियों के नाम लिखिए। नोस्टॉक के बारे में बाकी की सारी जानकारी हम कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।